15वीं शताब्दी का उत्तर भारत। दिल्ली की सत्ता उस समय एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर हो रही थी और बाहरी आक्रांताओं की नजरें बार बार इस समृद्ध भूभाग पर पड़ रही थीं। राजपूताने और गुर्जर भूमि के वीरों ने अपने साहस से आक्रमणकारियों को कई बार रोका था, लेकिन दिल्ली और आसपास की जनता निरंतर भय और असुरक्षा के माहौल में जी रही थी। इसी धरती पर जन्मी थीं रामप्यारी गुर्जर, एक ऐसी वीरांगना जिनका नाम आज भी वीरता और बलिदान की मिसाल माना जाता है। रामप्यारी गुर्जर का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी, निर्भीक और साहसी स्वभाव की थीं। उनके पिता गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित योद्धा थे और परिवार में शौर्य व देशभक्ति का वातावरण था। छोटी उम्र से ही रामप्यारी ने घुड़सवारी, धनुष बाण चलाना और तलवारबाजी जैसी कलाएं सीखी थीं। कहा जाता है कि जब उनकी उम्र महज 15 वर्ष थी, तब उन्होंने अकेले ही गांव पर हमला करने आए डाकुओं के एक दल का सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन से लोग उन्हें गांव की शेरनी कहने लगे। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैमूर लंग का आक्रमण भारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। लगभग दिसंबर 1398, जनवरी 1399, तैमूर का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट और कत्लेआम करना था। दिल्ली में हजारों लोग उसकी सेना के हाथों मौत के घाट उतारे गए। इसी दौर में गुर्जर वीरांगनाएं और योद्धा संगठित हुए। उनमें से एक थीं रामप्यारी गुर्जर। कहानी के अनुसार जब तैमूर की सेना दिल्ली पर टूट पड़ी, तब दिल्ली और आसपास की जनता भयभीत होकर भागने लगी। लेकिन रामप्यारी ने गांव-गांव जाकर युवाओं, महिलाओं और किसानों को संगठित किया। उन्होंने 40,000 गुर्जर, जाट और राजपूत योद्धाओं का दल तैयार किया। रामप्यारी ने अपने दल को संबोधित करते हुए कहा, हमारी धरती पर कोई विदेशी आकर हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चों का कत्ल करे और हम चुपचाप देखें, यह कभी नहीं हो सकता। हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, लेकिन अपनी धरती को इन आक्रांताओं के हाथों अपवित्र नहीं होने देंगे। उनकी यह पुकार आसपास के गांवों में गूंज उठी। महिलाएं अपने पतियों और भाइयों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गईं। कई माताओं ने अपने बच्चों को पालने से उठाकर कहा, जा बेटा, धरती माँ की रक्षा कर, अगर लौट कर ना आए तो तेरा नाम अमर होगा। जनवरी 1399 को दिल्ली के पास स्थित कुरुक्षेत्र और मेरठ बुलंदशहर के क्षेत्र में निर्णायक युद्ध की तैयारियां हुईं। रामप्यारी गुर्जर ने महिलाओं का एक अलग दल तैयार किया, जिसमें लगभग 40,000 वीरांगनाएं शामिल थीं। उनके हाथों में तलवार, भाले, धनुष बाण थे। इधर तैमूर की सेना अत्याधुनिक हथियारों और क्रूरता के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि महिलाएं भी हथियार लेकर मोर्चे पर खड़ी हैं, तो वह चौंक उठा। सन 1398 ईस्वी के दिसंबर माह में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। उसका लक्ष्य केवल लूटपाट, कत्लेआम और दहशत फैलाना था। 15 दिसंबर 1398 को वह यमुना नदी पार करके दिल्ली की ओर बढ़ा और 18 दिसंबर को उसने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। दिल्ली की जनता दहशत में थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक अपनी राजधानी को बचाने में असमर्थ था। सेना बिखर चुकी थी। तभी मेरठ, बुलंदशहर, कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से गुर्जर, जाट, राजपूत योद्धाओं के दल दिल्ली की रक्षा के लिए आगे आए। इन्हीं में सबसे प्रबल और संगठित सेना थी रामप्यारी गुर्जर की 40,000 महिलाओं की टुकड़ी। रामप्यारी ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। पहली पंक्ति धनुष बाण और बर्छे से लैस वीरांगनाएं, दूसरी पंक्ति तलवार और ढाल लेकर घुड़सवार महिलाएं, तीसरी पंक्ति चिकित्सा और घायलों की देखभाल करने वाली दल। लेकिन संकट पड़ने पर यह भी हथियार उठाती थीं। रामप्यारी ने स्वयं मोर्चे की अगुवाई की। उनकी पोशाक योद्धाओं जैसी थी, सिर पर पगड़ी, कमर में तलवार, हाथ में ढाल और भाला। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आज हम इतिहास लिखेंगे। तैमूर चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर आए, लेकिन उसकी तलवारें हमारी मातृभूमि की मिट्टी के सामने टिक नहीं सकती। अगर हम मरेंगे तो हमारी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपक बनेगी। दिनांक 20 दिसंबर 1398, दिल्ली की चार दीवारी के बाहर युद्ध की बिगुल ध्वनि गूंज उठी। तैमूर की विशाल सेना, लगभग 90,000 सैनिक, हाथी और घोड़े मैदान में उतरे। रामप्यारी की टुकड़ी के साथ साथ गुर्जर सरदारों और राजपूत सेनाओं के हजारों योद्धा भी खड़े थे। कुल मिलाकर भारतीय सेना की संख्या लगभग 60-70 हजार तक पहुंच गई। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, पहली पंक्ति से बाणों की बारिश हुई। तैमूर की सेना में हड़कंप मच गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय महिलाएं इतनी संगठित और प्रशिक्षित होकर युद्ध लड़ेंगी। रामप्यारी स्वयं तलवार लेकर आगे बढ़ीं।
उन्होंने अपनी घोड़ी को सीटी से संकेत दिया और एक एक कर 3 दुश्मनों को ढेर कर दिया। उनकी फुर्ती देखकर साथी योद्धाओं में जोश दोगुना हो गया। महिलाओं की टोली ने तैमूर की घुड़सवार सेना को रोक लिया। घायल सैनिक पीछे हटने लगे। गुर्जर और राजपूत पुरुष योद्धाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही घंटों में मैदान लाशों से पट गया। खून की नदियां बह रही थीं। जब तैमूर ने देखा कि सीधी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ रहा है तो उसने छल का सहारा लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे आग के गोले और बारूद का प्रयोग करें। रात के अंधेरे में तैमूर की सेना ने बारूद से धमाका किया। चारों ओर धुआं और आग फैल गई। कई भारतीय योद्धा इस आग में झुलस गए, लेकिन रामप्यारी गुर्जर डटी रहीं। उन्होंने अपने दल को पुकारा, भाइयों बहनों, यह आक्रमणकारी हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहता है, लेकिन याद रखो, मौत से डरकर जीना असली मौत है। आओ आखिरी सांस तक लड़ें। 21 दिसंबर 1398 को युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। रामप्यारी ने लगभग 300 से अधिक दुश्मनों को स्वयं तलवार से मौत के घाट उतारा। उनकी सहेलियां और साथी वीरांगनाएं एक एक करके शहीद होती गईं, लेकिन मैदान खाली नहीं हुआ। आखिरकार जब दुश्मनों ने चारों ओर से रामप्यारी को घेर लिया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे घायल थीं, लेकिन तलवार चलाती रहीं। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अंतिम क्षण तक अपने हथियार नहीं छोड़े। 21 दिसंबर की शाम को वे गंभीर रूप से घायल हुईं और शहीद हो गईं। उनकी शहादत ने तैमूर की सेना को भीतर तक हिला दिया। तैमूर की सेना दिल्ली को लूटने और जलाने में सफल तो हुई, लेकिन रामप्यारी और उनकी वीरांगनाओं ने उसकी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि तैमूर लंग भारत में स्थायी शासन की योजना छोड़कर वापस चला गया। रामप्यारी गुर्जर का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हो गया। 21 दिसंबर 1398 की उस रक्तरंजित संध्या के बाद दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र लाशों से पटा हुआ था। धुआं, आग, बारूद और शव, चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। लोग अपने घरों से निकलकर रोते बिलखते शव तलाश रहे थे। तैमूर की सेना ने दिल्ली को लूट लिया था, लेकिन वे भी भारी हानि उठाकर लड़ाई से थक चुके थे। रामप्यारी गुर्जर और उनकी वीरांगनाओं ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया था कि तैमूर अपने साथियों से कहता, यह देश सोने की चिड़िया है, लेकिन इसके लोग शेर हैं। यहाँ बसना मौत को बुलाना है। जब गांव के लोगों को यह खबर मिली कि रामप्यारी गुर्जर रणभूमि में शहीद हो गई हैं, तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। गांव की माताएं रोते हुए अपने बच्चों से कहती, देखो बेटा, यही है असली जीवन। रामप्यारी ने हमारी धरती की लाज रखी। उनकी शहादत ने लोगों के दिलों में डर के बजाय साहस भर दिया। लोग समझ गए कि विदेशी आक्रांताओं को केवल तलवार की ताकत से रोका जा सकता है। रामप्यारी गुर्जर की शहादत के बाद गुर्जर समाज और अधिक संगठित हो गया। बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और अलीगढ़ के गांवों में महिला दल और पुरुष योद्धाओं ने छोटे छोटे गढ़ बनाकर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ रक्षा की व्यवस्था की। गुर्जर किसानों ने तय किया कि अब वे केवल खेतों में हल नहीं चलाएंगे, बल्कि हाथ में तलवार भी रखेंगे। हर घर में एक बेटा खेती करेगा और दूसरा रणभूमि के लिए तैयार रहेगा। रामप्यारी की वीर गाथा धीरे धीरे गीतों और लोक कथाओं के रूप में पूरे उत्तर भारत में गाई जाने लगी। गांव-गांव की महिलाएं बच्चों को सुलाते समय ललबाई की जगह वीरांगना की कहानियां सुनाती। कहा जाता है कि एक मां ने अपने बेटे से कहा, अगर तू बड़ा होकर रामप्यारी जैसी वीरता नहीं दिखाएगा तो तेरा दूध व्यर्थ होगा। इस तरह उनकी शहादत ने न केवल एक युद्ध की दिशा बदली, बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल दिया। तैमूर का असली उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था। वह केवल दिल्ली को लूटने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने आया था। लेकिन दिल्ली की धरती पर उसे इतना जबरदस्त प्रतिरोध मिला कि उसने दोबारा भारत आने का साहस नहीं किया। रामप्यारी और उनकी वीरांगनाओं के बलिदान का असर यही हुआ कि तैमूर ने भारत छोड़ने के बाद कभी लौटने की नहीं सोची। इतिहासकारों का मत है कि रामप्यारी गुर्जर की समाधि बुलंदशहर के पास बनी थी। लोग वहां दीप जलाकर उन्हें मातृशक्ति के रूप में पूजते थे। हर साल उनके बलिदान दिवस पर गांव के लोग इकट्ठा होकर युद्ध का पुनर्नाट्य करते, ताकि नई पीढ़ी को उनकी गाथा याद रहे। बच्चे जब पहली बार हथियार चलाना सीखते तो माँ बाप कहते, यह केवल तलवार नहीं है, यह रामप्यारी का आशीर्वाद है। दुर्भाग्य यह रहा कि विदेशी लेखकों और दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों ने रामप्यारी गुर्जर और उनकी सेना का नाम दबा दिया, क्योंकि उनके लिए यह असहनीय था कि एक महिला और ग्रामीण समाज ने उनकी सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन लोक गाथाओं, गुर्जर समाज की स्मृति और ग्रामीण इतिहासकारों की लेखनी ने उनकी कथा को जीवित रखा। रामप्यारी गुर्जर की कहानी हमें यह सिखाती है, मातृभूमि की रक्षा केवल पुरुषों का कर्तव्य नहीं, महिलाएं भी उतनी ही वीर हो सकती हैं।
यदि समाज संगठित हो जाए तो किसी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, वह आने वाली पीढ़ियों में साहस का दीपक बनकर जलता है। गांव की चौपालों और मेले ठेलों में जब भी ढोलक बजती और आल्हा ऊदल की तरह वीर गाथाएं गाई जाती तो राम प्यारी गुर्जर का नाम अवश्य लिया जाता। गायक गाते दिल्ली की धरती पर जब तैमूर ने पांव रखा तो गुर्जरन राम प्यारी ने उसे ललकारा। तलवार उठाई, रण में कूद पड़ी, धरती माँ की लाज बचाई। यह गीत केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि बच्चों और युवाओं को प्रेरणा देने का माध्यम था। कई दंतकथाएं प्रचलित हैं कि राम प्यारी जब रणभूमि में उतरी तो उनकी आंखों की चमक देखकर घोड़े भी तेज दौड़ने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी तलवार की धार से चिंगारियां निकलती थीं। गांव की दादियां यह किस्से बच्चों को सुनाते सुनाते कहती, बेटा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसमें देवी का रूप समाया हुआ था। राम प्यारी की शहादत के बाद गुर्जर समाज ने तय किया कि हर लड़की को बचपन से ही आत्मरक्षा की कला सिखाई जाएगी। गुर्जर घरों में बेटियों को तलवार चलाना, भाले का इस्तेमाल करना और घुड़सवारी सिखाना एक परंपरा बन गई। कई गांवों में जब कोई लड़की विवाह करती तो उसे दहेज में तलवार भेंट की जाती। यह तलवार केवल प्रतीक नहीं, बल्कि संदेश थी, तू केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि धरती की रक्षा करने वाली है। समय बीतता गया, सल्तनतें बदलीं, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर राम प्यारी गुर्जर की स्मृति लोकमानस से कभी नहीं मिट पाई। बुलंदशहर और मेरठ के आसपास हर साल एक मेला लगता, जिसमें उनकी गाथा का मंचन किया जाता। लोक कलाकार राम प्यारी का रूप धरकर रणभूमि का नाट्य प्रस्तुत करते। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग गाते, राम प्यारी हमारी माँ है, धरती की शेरनी कहलाती। आधुनिक काल में भी कई गांवों में उनके नाम पर विद्यालय, चौक और स्मारक बने। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद के क्रांतिकारियों ने राम प्यारी गुर्जर को अपना आदर्श माना। महिलाएं जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई उनकी गाथा से प्रेरित होती। कहा जाता है कि 1857 की विद्रोही महिलाएं एक दूसरे से कहती, हम राम प्यारी की बेटियां हैं, अंग्रेज चाहे जितने तोपें लाएं, हम तलवार उठाएंगे। आज भी गुर्जर समाज जब किसी सभा या पंचायत में एकजुट होता है तो वे अपने इतिहास का आरंभ राम प्यारी गुर्जर के नाम से करते हैं। कई सामाजिक संगठनों ने उनके नाम पर स्मृति दिवस मनाना शुरू किया है। उनकी शहादत को केवल गुर्जर समाज ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की वीरांगनाओं की परंपरा से जोड़ा गया है। आज भी ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाया जाता है, अगर कोई हमसे पूछे कि वीरता की देवी कौन है तो हम कहेंगे राम प्यारी गुर्जर। अध्यापक बच्चों को उनके जीवन की कहानियां सुनाते हैं ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास पर गर्व करे। राम प्यारी का संदेश आज भी जीवित। राम प्यारी गुर्जर ने सिखाया, महिला किसी भी हाल में कमजोर नहीं होती। जब राष्ट्र संकट में हो तो हर व्यक्ति योद्धा बन जाता है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1398 में था। बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव। सुबह का सूरज खेतों पर चमक रहा है। हरे भरे गेहूं के खेत हवा में झूम रहे हैं। गांव के किनारे एक पुराना चबूतरा है जिसके पास मिट्टी की समाधि बनी है। लोग इसे राम प्यारी की समाधि कहते हैं। आज गांव में कुछ युवा छात्र छात्राएं आए हैं। वे अपने इतिहास शोध प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पहुंचे हैं। उनके हाथों में नोटबुक और कैमरे हैं, लेकिन आंखों में जिज्ञासा और सम्मान। गांव के बुजुर्ग उन्हें समाधि तक ले जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, यही वो जगह है जहां हमारी धरती माँ की शेरनी राम प्यारी गुर्जर अमर हुई थी। जैसे ही छात्र समाधि के सामने खड़े होते हैं, वहां का वातावरण बदल जाता है। ठंडी हवा चलती है, पेड़ की पत्तियां झूम उठती हैं और मानो कोई अनकही आवाज कानों में फुसफुसाती है, डरना मत, लड़ना सीखो। एक छात्रा अपनी नोटबुक में लिखती है, आज मैंने महसूस किया कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू और लोक कथाओं में भी जिंदा है। गांव का बुजुर्ग सभी युवाओं को बैठाकर कहता है, बेटा, जब तैमूर दिल्ली पर टूटा था तो सब डर गए थे, लेकिन इस धरती की बेटी राम प्यारी ने 40,000 महिलाओं की सेना खड़ी कर दी। उसने तैमूर की लाखों की फौज को चुनौती दी। बुजुर्ग की आंखों में चमक और गले में गर्व की लहर दौड़ जाती है। युवा चुपचाप सुनते हैं, जैसे वे किसी जादुई कथा में खो गए हों। छात्रों की आंखें बंद होती हैं और वे मानो 1398 का दृश्य देख लेते हैं। रणभूमि, घोड़े, तलवारें, बारूद का धुआं, और बीच में खड़ी राम प्यारी गुर्जर, जिनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही है। उनकी हुंकार सुनाई देती है, धरती माँ की लाज बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। छात्रों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वे समाधि से लौटने लगते हैं तो सभी छात्र छात्राएं एक दूसरे से कहते हैं,
हम सिर्फ डिग्रियां लेने वाले विद्यार्थी नहीं बनेंगे, बल्कि देश की रक्षा और समाज के उत्थान के लिए भी काम करेंगे। एक छात्रा आंसू पोंछते हुए कहती है, आज मुझे लगा कि हर लड़की के भीतर एक राम प्यारी छुपी है। अगर समय आए तो हमें भी तलवार उठानी होगी। आज का भारत नई चुनौतियों से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सामाजिक विभाजन। लेकिन राम प्यारी की गाथा हमें यह संदेश देती है कि जब हम एकजुट हो जाएं, तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। उनकी समाधि के सामने खड़ा हर इंसान यह महसूस करता है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। संध्या का समय, गांव की औरतें समाधि पर दीपक जलाती हैं। दीपक की लौ लहराती है और हवा में मानो राम प्यारी की आवाज गूंजती है, मैं गई नहीं हूं, मैं हर बेटी, हर माँ, हर योद्धा के दिल में जिंदा हूं। युवा छात्र उस दृश्य को कैमरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि असल तस्वीर तो उनके दिलों में अंकित हो गई है। राम प्यारी गुर्जर की गाथा एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति निष्ठा, बलिदान और साहस की मिसाल है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि इतिहास लिखने वाले कलम से सच छिपा सकते हैं, लेकिन लोक कथाओं और स्मृतियों में सत्य सदैव जीवित रहता है। यदि औरतें ठान लें तो वे युद्ध भूमि में भी देवियां बन सकती हैं। शौर्य की अग्नि पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहती है, बस उसे याद करने और अपनाने की जरूरत है। आज जब भी कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, सबसे बड़ी वीरांगना कौन थी, तो माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा, उसका नाम था राम प्यारी गुर्जर। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए द रीगल पास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।